हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुनेक में। और जी हाँ, आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ बात करने आ गए हैं हम आपसे। और गारंटी है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सी टेट, KVS, यूपी टेट, एच टेट सभी प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पावलर और स्किनर से संबंधित 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न तो सीधे सीधे इनके सिद्धांत को लेकर ही पूछ दिए जाते हैं। जी हाँ, तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्हीं के सिद्धांत को पढ़ेंगे। हाँ, डिटेल में नहीं, पर जरूर ज़्यादातर हर एक चीज़ जो कि एग्जाम्स में पूछी गई है वो मैं सब खत्म कर दूंगा। और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट में बताइएगा, तो मैं इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अलग से भी बना दूंगा। बट मेरे हिसाब से अभी के लिए आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट रहेगा। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो आपके लिए अलग से, बहुत ही अच्छे से समझाते हुए एक ब्रीफ हिस्ट्री टाइप से क्रिएट करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? तो बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, जिससे समय समय पे आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम पर PDF नोट्स के लिए ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए एजुनेक और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको समय पर सारे PDF नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पावलोव और स्किनर दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावलोव जी की। पावलोव जो थे, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग, जी हाँ, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि आप हिंदी में बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पर, आप हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये पावलोव जी ने दिया हुआ था और इन्होंने एक प्रयोग किया हुआ था, उसी प्रयोग के आधार पर ये सिद्धांत दे रखा था। कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इनका प्रयोग कौन सा था? डॉग के ऊपर, यानी कुत्ते के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अपना प्रयोग किया था। कैसे किया था? घंटी के माध्यम से, कि बार बार, वो आपको शायद आपने पढ़ा भी होगा अपने DLED में या फिर BEd वगैरह में, कि जब कभी कुत्ते को इन्होंने क्या करते थे, घंटी बजाते थे, उसको खाना देते थे, कुत्ते के मुंह में लार आती थी और बाद में इन्होंने क्या कर दिया कि घंटी तो बजाते थे परंतु उसको खाना देना बंद कर दिया। इस प्रकार का इनका एक्सपेरिमेंट रहा था। उसके आधार पर इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना? मैंने शॉर्ट में आपको ब्रीफ करके बता दिया। अब आगे बात आती है कि ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये कितने फेजेस में बटा हुआ था, यानी कितने पार्ट्स में, कितने स्टेप्स में बटा हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 इसके फेज बताए गए हैं। पहला आता है डिलेड कंडीशनिंग, जी हाँ, जिसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग भी कहते हैं, जो आगे की तरफ बढ़ाए, आपको किसी चीज़ को डिले कर दे या फिर फॉरवर्ड कर दे, तो इसको डिलेड या फिर फॉरवर्ड कंडीशनिंग कहा गया। कौन सी कंडीशनिंग? डिलेड या फिर फॉरवर्ड। ठीक है ना? तो इसी को सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में रोक के रखिए। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कंडीशनिंग, आपको चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कौन सी पावलोव के अकॉर्डिंग, पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के हिसाब से कौन सी बेस्ट है, सबसे उत्तम कौन सी मानी गई है। तो आप निशान लगाएंगे, उस पर टिक करेंगे, डिलेड कंडीशनिंग या फिर फॉरवर्ड कंडीशनिंग। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। फिर आ जाती है बैकवर्ड कंडीशनिंग, यानी कि पीछे की ओर कोई चीज़ अग्रसर होना, कोई चीज़ से आप पीछे की ओर मूव ऑन कर जाएं, यानी किसी चीज़ से आप हतोत्साहित होकर आपका जो प्रोत्साहन है वो गिर जाए और आप पीछे की ओर बढ़ जाएं। ये आता है बैकवर्ड कंडीशनिंग के अंतर्गत। फिर अब बात आती है साइमल्टेनियस, यानी एक साथ साथ कोई चीज़, जब 2 या 2 से अधिक लोग साथ ही साथ वो चीज़ कर रहे हो, सीख रहे हो, कोई भी काम हो रहा हो, तो वो होता है कंडीशनिंग किस टाइप की? साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी एक साथ होने वाली कंडीशनिंग। फिर आती है ट्रेस कंडीशनिंग, यानी कोई भी चीज़ एक के जैसी दूसरे को कॉपी करने वाली, कोई दूसरे को कॉपी करके कर रहा है। ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। तो इस तरीके से 4 फेज हो गए इस कंडीशनिंग के: डिलेड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग एंड ट्रेस कंडीशनिंग। ठीक है, मैंने इसके हिंदी मीनिंग भी आपको समझा दिए हैं। अब आगे बात आती है सब फॉरवर्ड कंडीशनिंग के कभी कभी पार्ट्स भी पूछ दिए जाते हैं। तो कौन सा है? डिलेड एंड ट्रेस। डिलेड और ट्रेस ये दोनों किसके पार्ट हैं? फॉरवर्ड कंडीशनिंग के ही ये दोनों पार्ट्स हैं। क्लियर है ना? अगर इसमें कोई भी डाउट आपको आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है स्किनर जी की। तो पावलोव जी का इतना जितना मैंने आपको बताया, इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। मोस्टली यही पूछा था कि उन्होंने प्रयोग किस पर किया, उससे क्या रिजल्ट्स निकले। ठीक है ना? तो इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? अब बात आती है स्किनर जी की। तो स्किनर जी ने क्या बताया? इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी थी, प्रोग्राम लर्निंग जिसको बोलते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है ना? ऑपरेंट मीन्स यानी क्रिया के अनुसार कोई भी
सीखना क्रिया प्रसूत, सुना होगा आपने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर जी ने। उसी को अंग्रेजी में अलग अलग नाम बुलाते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रोग्राम कंडीशनिंग यानी प्रोग्राम लर्निंग, या फिर इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है ना। ये तीनों नाम होते हैं किसके? क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के। अच्छा, इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था किन दो बातों पर? एक तो रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन पर, दूसरा पनिशमेंट यानी कि दंड पर। इन्होंने ये दो बातों पर बहुत ही ज्यादा बल दिया हुआ है। और स्किनर जी का साफ साफ कहना था कि बच्चे बड़ों का अनुकरण करके ही सीखते हैं। ये स्किनर जी ने कहा था कि बच्चे जो हैं वो बड़ों का अनुकरण करके ही सीखते हैं, यानी उनको फॉलो करके ही सीखते हैं। इमिटेशन का गुण, इमिटेशन वर्ड अगर आपको इंग्लिश में दिखता है स्किनर के अनुसार तो तुरंत से उस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने ही इमिटेशन की बात करी थी, ठीक है ना। अब इन्फोर्समेंट यानी पुनर्बलन इन्होंने दो टाइप का बताया, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। इसी तरीके से इन्होंने दंड को भी दो तरीके का बताया, पॉजिटिव निगेटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक। क्लियर है ना कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है। अगर आप बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी लाभ के बच्चे को उसको बार बार पुनर्बलन दिए जा रहे हैं, वो गलत काम कर रहा है, फिर भी आप उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो यानी कि उससे वो उसके लिए उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर दंड भी आप बहुत ही ज़्यादा दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो उसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बजाय कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ पॉजिटिव करे, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट, दोनों के इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो शेड्यूल्स क्या क्या दिए गए हैं इसके, सबसे पहले तो इनकी बात कर लेते हैं कि स्किनर जी के हिसाब से इसके शेड्यूल होते हैं कि इस तीन भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? एक हो गया आपका एक्सटिंक्शन, ठीक है। एक्सटिंक्शन हो जाता है किसी भी चीज़ को, मान लो किसी बच्चे को कहा गया, फिर उसने वैसा नहीं किया, फिर उस चीज़ में कमी कर दी गई, ठीक है, लेकिन फिर उसने नहीं किया, फिर उसको मारा गया, यानी ज़्यादा अब चाहे आप उसको ज़्यादा प्रोत्साहित कर दें या फिर ज़्यादा दंडित कर दें, दोनों ही अवस्थाओं में वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है। दोनों ही अवस्थाओं में बच्चा सीख नहीं पा रहा है, यानी कि उस पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। इस चीज़ को कहा गया एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। एक्सटिंक्शन कि बच्चा ना तो सीख पा रहा है, चाहे आप उसको पॉजिटिव पुनर्बलन दें या नेगेटिव पुनर्बलन दें, चाहे उसको पॉजिटिव दंड दें या नेगेटिव दें, किसी भी चीज़ की अधिकता उसको नहीं होनी चाहिए, यही होता है एक्सटिंक्शन, ठीक है ना। फिर बात आती है पार्शियल इंटरमिटेंट की। अब पार्शियल इंटरमिटेंट क्या, यानी आंशिक रूप से सहभागिता, कि बच्चा जब आंशिक रूप से सहभागिता करे। अब ये पार्शियल यानी कि बच्चा जब कुछ पूर्ण रूप से नहीं सीखता, और आंशिक रूप से बात कहाँ पे आती है कि जब आप किसी को दंडित कर रहे हो या फिर पुनर्बलन भी दे रहे हो, तो आंशिक रूप से करिए। अगर बार बार आप बराबर उसको पुनर्बलन देते ही रहेंगे तो बच्चा पता है एक समय तो सीखेगा, उसके बाद वो बिगड़ जाएगा, वो कहेगा यार पुनर्बलन तो हमको फ्री में ही मिल रहा है, हमको प्रोत्साहन तो मिल ही रहा है, फ्री में शाबाशी मिल ही रही है, तो हम काम क्यों करें। वो पढ़ना छोड़ देगा, वो सीखना बंद कर देगा। इसलिए कहा गया कि पार्शियल इंटरमिटेंट होना चाहिए, आंशिक रूप से रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन देना चाहिए, लगातार नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लगातार देंगे पुनर्बलन तो बच्चा सीखना भी बंद कर देगा। और ये दो भागों में बांटा गया इसको, रेशियो एंड इंटरवल। और दोनों ही रेशियो मतलब एक छोटे छोटे सीक्वेंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया टीचर ने कि हम इस बच्चे को जब वो इतना काम कर देगा तब इतना प्रोत्साहित करेंगे, फिर इतना कर देगा तो थोड़ा ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, और कर देगा तो और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, जितना वो सीखेगा उतना ज़्यादा हम उसकी तारीफ करेंगे। तो एक रेशियो टीचर को बनाना पड़ता है इसके अकॉर्डिंग। तो वो कैसा हो सकता है, रेशियो फिक्स भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है, यानी बदल भी सकता है। फिक्स मतलब सीमित, जो कि उसने पहले से सोच रखा हो, और वेरिएबल मतलब कभी उसने ज़्यादा शाबाशी दे दी, कभी टीचर ने कम शाबाशी दे दी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर इंटरमीडिएट पार्शियल इंटरमिटेंट का दूसरा पार्ट क्या है, इंटरवल, यानी कि अंतराल। अब छोटे छोटे अंतराल पर, अब एक होता है टीचर डिसाइड कर लेता है कि इसको इतने अंतराल पर शाबाशी हम बच्चे को देते रहेंगे। एक होता है कि वेरिएबल, यानी कि वो सीमित नहीं होता, कभी भी जब उसकी जरूरत होगी तब वो उसको ज्यादा शाबाशी दे देगा, कभी वो कम शाबाशी दे देगा। तो ये आ जाता है इंटरवल के अंतर्गत, ठीक है ना। अब बात आ गई प्री मॉक प्रिंसिपल। प्री मॉक प्रिंसिपल क्या होता है? ये प्री मॉक प्रिंसिपल बहुत ही पूछा गया है, मोस्टली बहुत ही आसान चीज़ है कि लो फ्रीक्वेंसी से बच्चे को हाई फ्रीक्वेंसी वाला काम करने की तरफ मोटिवेट करना प्री मॉक प्रिंसिपल कहलाता है। अब ये प्री मॉक प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है? जी हाँ, जैसे कि बच्चा है वो सब्जियां नहीं खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है? सब्जियां नहीं खा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सब्जियों को आइसक्रीम पहले उसको खिलाएंगे, फिर उसको सब्जियां खिलाएंगे। अब वो क्या है, बच्चे को आइसक्रीम का लालच देकर कि देखो तुम अगर सब्जी खा लोगे तो हम तुमको आइसक्रीम खिला देंगे, इससे हमने बच्चे को लालच दिया आइसक्रीम का, वो अब लालची हो गया और उसको लालच आ गया और उसने क्या किया, उसने सब्जी खा भी ली और आइसक्रीम के डर से।
यानी कि आइसक्रीम के लालच से। अब उसको लालच की बदौलत उसको सब्जी खानी पड़ गई। इस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि वो चाहता तो नहीं था सब्जी खाना, वो तो सिर्फ आइसक्रीम खाना चाहता था, लेकिन उसको जब ये कंडीशन रख दी गई कि जब तुम सब्जी खाओगे तभी हम तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे। तो इस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ कैसे बच्चे को मोटिवेट करते हैं, ये प्री मॉक प्रिंसिपल बताता है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी वाली बात लिखी होगी, आप अंग्रेजी वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि ये जो प्रक्रिया क्या होती है। मैकेनिज्म मीन्स होता है मोस्टली प्रक्रिया, पूरी पद्धति क्या होती है, ये क्रिया चलती कैसे है, क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत की प्रक्रिया किस तरीके से चलती है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट होता है शेपिंग, यानी कि आकार देना। सेकंड होता है चेनिंग, यानी कि एक श्रृंखला बनाना, श्रृंखला का निर्माण करना। थर्ड होता है डिस्क्रिमिनेशन एंड चेओस। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड केओस में क्या होता है, भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन एंड केओस क्या होता है, भेदभाव। भेदभाव यानी किसी प्रकार की ऐसी परिस्थितियां, केओस मीन्स विकट परिस्थितियां जिसमें बच्चे को विचलित हो जाना पड़े, किसी भी तरीके की कंडीशन की बात हो रही है या किसी तरह का भेदभाव हो रहा हो उसके साथ में। फिर फोर्थ आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, सामान्यीकरण। अब सामान्यीकरण भी तो बच्चे का करना है ना। तो शेपिंग, चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड केओस एंड जनरलाइजेशन, ये चारों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि पहले आपको आकार देना है, देन श्रृंखला का निर्माण करना है, देन भेदभाव दूर करना है, परिस्थितियों का ध्यान रखना है, देन सामान्यीकरण करना है परिस्थितियों का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चारों मैकेनिज्म चलते हैं, किसमें, क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। क्रिया प्रसूत अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। मुझे हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि इंग्लिश में मेरी हैबिट पड़ी हुई है, ठीक है ना। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या है, बच्चे को प्राथमिक पुनर्बलन कैसे मिलता है, भूख, प्यास, भोजन आदि से। अब ये प्राइमरी है, इसको प्राथमिक पुनर्बलन क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती जानने की, ये खुद से मालूम पड़ जाता है उसको कि उसको कब भूख लगी है, कब प्यास में। इससे बॉडी को खुद से उस रीइंफोर्समेंट होता रहता है, खुद से मिलता रहता है, उसको जागरूक होती है बॉडी खुद से कि हमको भूख लगी है, प्यास लगी है, भोजन खाना है, इस तरीके से। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है, गौण पुनर्बलन, जो दूसरे नंबर पे आता है। जैसे कि प्रशंसा, किसी को मार्क्स देने हैं, किसी की प्रशंसा कर दी, तारीफ कर दी, उसको अच्छे मार्क्स दे दिए, ग्रेड्स दे दिए, ये टीचर के थ्रू हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होता है। कई बार ऑप्शंस में आता है चूज वन ऑफ द गिवन ऑप्शन विच इज द प्राइमरी रीइंफोर्समेंट और विच इज द सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। आपको चूज करना पड़ता है कोई एक ऑप्शन, कौन सा प्राथमिक पुनर्बलन है, कौन सा गौण पुनर्बलन है, ठीक है ना। तो आपको जब ये पता होगा, इसका अंतर पता होगा, तभी आप चूज कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इतना मेरे ख्याल से स्किनर और पाब्लो इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको क्लियर करा दिया, इतना टॉपिक क्लियर करा दिया। इससे बाहर बहुत ही कम पूछा जाएगा। अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं स्किनर और पाब्लो का डिटेल्ड वीडियो भी जल्द ही आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आपने इसको अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए, जिससे समय समय पे आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और अगर आपको इसके पीडीएफ भी चाहिए तो जल्दी से टेलीग्राम पर जाइए और एजुनेक सर्च कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।